अपनी कहानी को, फर्स्ट ऑर्डर की कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। और सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा। एक होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। ए आपका 3B में चेंज हो रहा है। इफ प्रेशर आफ्टर टी टाइम इज PT, ठीक है। करना क्या होगा आपको, तो निकालना क्या है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज P इनफाइनाइट, देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आपको K फाइंड करना है। तो K के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ln के अंदर ऊपर P0 और नीचे P0 माइनस एक्स, ये टर्म चाहिए, तो आपकी K की वैल्यू आएगी। यानी आपको P0 और P0 माइनस एक्स को निकालना है किसके टर्म में, P इंफिनिटी और PT के टर्म में। जरा आप देखो एक बार निकाल कर, मुझे लग रहा है कि आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार निकालो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखो बच्चों, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जाए A, ठीक है, ये गैस है और ये मान लो कुछ 2B और C में चेंज हो रही है, ठीक है। और आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई वो दी गई C के बारे में। यानी आपसे ऐसा कहा गया कि यहां टाइम मेजर किया गया, एक जगह मेजर किया गया टाइम, यहां ले लेते हैं टाइम, ठीक है। एक वक्त मेजर किया गया T इक्वल टू T पर, और एक वक्त मेजर किया गया T इक्वल टू इनफाइनाइट पर। और यहां लिखा गया, इधर लिखा गया वॉल्यूम ऑफ सी गैस, इसके वॉल्यूम को मेजर किया गया। इधर इसके वॉल्यूम को कहा गया VT और इधर इसके वॉल्यूम को कहा गया V इनफाइनाइट। किसके वॉल्यूम को, इस सी गैस के वॉल्यूम को, ठीक है। और आपसे कहा गया कि ये डिकम्पोजिशन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ K। देखो बच्चों, अगर ऐसा आ गया जिसमें वॉल्यूम दे दिया गया, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि यहां पर इस कंडीशन में P कांस्टेंट है, ठीक है। T तो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट होता ही है। यानी यहां पर आप क्या कर दोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, PV इक्वल टू NRT से। PV इक्वल टू NRT से आप क्या कह दोगे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब देखो, जो आप ln के अंदर टर्म रखते हो, आपने वहां पर ऊपर प्रेशर भी रख लिया। यहां पर आप ऊपर वाले टर्म को क्या चीज रख सकते हो, यहां पर ये टर्म इनिशियल वॉल्यूम भी रखा जा सकता है और वॉल्यूम आफ्टर टाइम T रखा जा सकता है, ठीक है ना। आप सोचोगे सर, हमने लेकिन रेट में क्या चीज करी थी, हमने रेट में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा था। नहीं बेटा, चेंज किसी चीज में भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन में देखा, वो भी ठीक था। प्रेशर में देखा, वो भी ठीक था। हम लोगों ने तो इवन चेंज इसमें भी देखा था, डिस्टेंस में। याद करो, अगर हम लोग दो कंटेनर में गैसेस भर देते थे और एक गैस यहां M1 थी, ठीक है, और एक गैस दूसरी यहां M2 थी, और हम इनके अंदर ये बात करते थे कि कौन सी गैस का डिफ्यूजन कितना ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था D/T। यानी कौन सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसके हिसाब से। तो जिसका मास ज्यादा था उसकी डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही थी, तो इसको हमने कहा था P/√m। याद है। तो रेट जो है ना, वो आप उस चीज के टर्म में डिफाइन कर सकते हो जो चीज चेंज हो रही है। यानी यहां पर आप क्या चीज रखोगे, यहां रखोगे V। लेकिन ये V किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए V0 ऑफ A। इनिशियल वॉल्यूम किसका, V का। तभी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऊपर आ जाएगा कौन ये मोल्स, नीचे आ जाएंगे मोल्स जो चेंज हो रहे हैं किसके, A के। किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग,
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? ओके, मतलब अब तक हम लोग ने क्या सीख लिया? यहां कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम प्रेशर वाला टर्म भी रख सकते हैं, और यदि सिर्फ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो यहां पर हम मोल्स भी रख सकते हैं। इधर हम मोल्स भी रख सकते हैं यदि इनिशियली क्या चीज हो रही हो, हमारे मोल्स जो लिए जाएं सिर्फ वो चेंज हो रहे हैं तो इनिशियल मोल और आफ्टर टाइम टी पर जो मोल है वो रखे जा सकते हैं। और चूंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, जब प्रेशर और टेम्परेचर कैसा हो कांस्टेंट, तो वो चीज भी यहां पुट करी जा सकती है, ठीक है। अब हम इसको करें कैसे? हम मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल मोल, तो वॉल्यूम और मोल को हम एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, इसका जीरो, इसका जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर। आई बात समझ? टी इक्वल टू टी पर क्या हो जाएगा? वी नॉट माइनस एक्स, टू एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक, यानी यहां से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वहां पर भी हम डरेंगे नहीं, हम वहां पर सीधे सीधे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n कर देंगे, मोल्स में चेंज हो रहा होगा वो मोल्स की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर इधर जीरो हो गया, ये 2v हो गया, और ये v नॉट हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए k के एक्सप्रेशन में क्या चीज? k के एक्सप्रेशन में चाहिए ऊपर इनिशियल मोल्स, किसके? इनिशियल मोल किसके? ए के। तो देखो जरा सा, हमको क्या चीज दिया गया है? हमको दिया गया है कि इनफाइनाइट पर सी का वॉल्यूम कितना है? वी इंफिनिटी, यानी वी नॉट को हम डायरेक्टली बराबर कर सकते हैं किसके? वी इंफिनिटी, क्योंकि सी का ही वॉल्यूम दिया गया है, यानी हमको नॉट पता चल गया। और देखो, जब आप t इक्वल टू टी पर है और c का वॉल्यूम जो दिया गया है ये दिया गया, यानी x भी पता चल गया। कितना हो गया x? ये vt के बराबर हो गया। तो क्या हम तुरंत यहां एक्सप्रेशन में अब ये चीज नहीं कर सकते कि ऊपर हम लिख दें v इनफाइनाइट और नीचे हम लिख दें v इनफाइनाइट माइनस vt? काम बन गया हमारा, ठीक है। तो कभी भी एक गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए तो वहां पर भी आप डरिएगा नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और वी, हमने कहा ना किसी भी चीज में डिफरेंस, हमने यहां डिस्टेंस बाई टी किया था, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसमें देखो क्या दिया, वैसी इक्वेशन है जो हम लोग ने पढ़ी थी पिछले टर्न पर। इसमें क्या है? N2O डिकम्पोज कर रहा है और इसका डिकम्पोजिशन जो है वो मेजर किया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व वाज 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बच्चों ये किसकी वैल्यू दे दी गई है? ये वैल्यू दे दी गई है V इनफाइनाइट की। जो V इनफाइनाइट की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? V नॉट की वैल्यू है। यानी इनिशियली N2O5 के मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 100 के, ठीक है। जब रिएक्शन 500 मिनट तक हुई तो जो वॉल्यूम है इवॉल्व हुआ है वो कितना हुआ है? ये, यानी ये किसके बराबर है? ये है VT, जो आपका डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे? X से, ठीक है। अच्छा, यहां हमको अब कहा गया फाइंड फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन दिस, ठीक है। रेट कांस्टेंट के बारे में बात करी जा रही है और यहां क्या बोला गया? फॉर डिसअपरेंस ऑफ N2O5। हम तो हमेशा ही यही निकालते हैं, तो कोई लोड ही नहीं है। यहां पर हमने क्या कहा? हमने कहा डिसअपरेंस ऑफ, समझ में आया ना? डिसअपरेंस मतलब हमसे ये कह रहे हैं वो कि ये वैल्यू निकालो d ऑफ N2O5 बाई dt, ये वैल्यू निकालो। तो हम तो हमेशा ही ये वैल्यू निकालते हैं, हमको इन्होंने कोई के वे ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन कुछ, ये तो हम तो हमेशा ही क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इधर ले जाके के प्राइम कर देते हैं, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती ऐसी जगह पर, ठीक है। तो यहां पर हमारा के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या? 1/t
किसके टर्म में? लॉग के टर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी 500। लॉग के अंदर क्या टर्म आ जाएगा मुझे बताओ? ऊपर कितना आ जाएगा? 100। अच्छा, नीचे कितना आ जाएगा? 90 या 100 माइनस 90? अगर आप 100 माइनस 90 कह रहे हो तो बिल्कुल सही है, यानी ये वैल्यू आ गई 10, ये आ गई इतनी, यानी के की वैल्यू आ गई 2.303 बाई 500। मतलब इस वाले का सही जवाब क्या हो गया? आगरा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता हूं। देखो बच्चों, यदा कदा आपको रिएक्शंस ऐसे दी जाती हैं। एक और एग्जांपल के बाद, ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी करवाता चल रहा हूं। देखो, एक रिएक्शन है H2O2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पक्का आएगा एडवांस में इस पे सवाल। H2O2 है, डिकम्पोज हो रहा है H2O में और O2 में। रूम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है H2O2 में और O2 में। ठीक है, आपको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, ये सब गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, आपको यहां एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया और उस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि ऊपर टाइम, यहां ले लिया गया टाइम। ठीक है, टाइम लिया गया t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t पर। ठीक है, अगर v ऑफ O2 देते तो अपन काम कर लेते ऊपर से ही, लेकिन इधर इन्होंने इस बार एक लफड़ा किया। इन्होंने हमको यहां दिया वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट t इक्वल टू 0 पर, वो है V0, और एट t इक्वल टू t पर वो है VT। कह दिया कि रिएक्शन फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आप बताइए कि K का एक्सप्रेशन क्या होगा? अब देखो यहां लफड़ा हो गया। अब इन्होंने दे दिया क्या? वॉल्यूम ऑफ किसका? KMnO4 का। अब इसको किस तरह से रिलेट किया जाए? तो देखो बच्चे, यहां कर क्या रहे हैं, यहां वास्तव में एक टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इधर एक टाइट्रेशन कर रहे हैं जहां पर ये KMnO4, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, यहां एक टाइट्रेशन हो रहा है। ये टाइट्रेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में चलो मैं थोड़ा सा बोलता हूं आपको। ठीक है, मेरी बात सुनो जरा, टाइट्रेशन होता कैसे है इसके बारे में अपन डिटेलिंग बाद में कर लेंगे। टाइट्रेशन ऐसे होता है, जैसे मान लो, पहले तो हम एक सिंपल सी बात आपसे करें कि जैसे मान लो हमको कभी ये पता करना है कि इस जगह पर मान लो हमने बेस रखा हुआ है, ठीक है, जिसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ऊपर हमने ब्यूरेट लिया, इस ब्यूरेट में हमने एसिड भर दिया, इधर एसिड भर दिया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन है। ठीक है, यहां पर हमने एसिड भर दिया और इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमको नोन है इस जगह पर। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, टाइट्रेशन होता कैसे है, टाइट्रेशन का बेसिक लॉजिक क्या है? आपने सुना होगा ये सारी चीजें। टाइट्रेशन वास्तव में बच्चों क्या है ना, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। जो चीज आपको पता है उससे जो चीज आपको नहीं पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेना।
ठीक है, इनडायरेक्ट एक तरह से मेजरमेंट है चीजों का। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि एक क्लास है, ठीक है, ठीक, इस क्लास में खूब सारे स्टूडेंट बैठे थे। बाबा आए, मैंने कहा बाबा जाके जरा देखो कितने बच्चे आए हैं आज, काउंट करके तो आओ। तो बाबा ने कहा मैं क्यों काउंट करूं, तुम ही काउंट करो, मैं तो काउंट करके आऊंगा, तुमको नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा एक काम करो, आज मेरा बर्थडे है, ये टॉफियां लेते जाओ, ठीक है, हर बच्चे को एक एक टॉफी तो दे दोगे, कम से कम इतना तो कर दोगे। कहा ठीक है ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊंगा, के बच्चों से कह दूंगा कि टॉफियां एक एक ले लो, ठीक है। अब मैंने टॉफियां पहले से ही काउंट करके रखी थी, ठीक, समझ गए। हमने इनडायरेक्ट चीजों को मेजर कर लिया, मतलब जिसका हमको पहले से पता था उसके दम पर हमने इस अननोन क्वांटिटी को निकाल लिया। आई बात समझ में? यही है यहां पर टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो जैसे ये चीज, ये हमको जो ब्यूरेट में एसिड प्रेजेंट है वो हमको नोन है, यहां पर जो बेस प्रेजेंट है वो हमको अननोन है, ठीक है। तो यहां आप ऐसा सोचो, कुछ ऐसा होता है कि मान लो हमने ऊपर से 6 बूंदें गिराई, ठीक है, 6 बूंदें गिराई, एक फाइट चल रही है, यहां पे एक लड़ाई चल रही है, 6 बूंदें गिराई, हर एक बूंद में 3H+ थे, हर एक बूंद में 3H+ थे, ठीक है। यहां से हमने बूंदे 6 बूंदें गिराई, ठीक, और यहां हमने एक सैनिक भेज दिया था इस बेस में, अपना जैसूस। वो जैसूस क्या कर रहा था, जैसे ही उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, जैसे ही यहां पर पूरे बेस के OH- किल हो जाते, जैसे ही पूरे के पूरे OH- मर जाते, वैसे ही ये कहता रुक जाओ, अब जबरदस्ती तलवार मत चलाओ, रिएक्शन हो गई पूरी, या लड़ाई पूरी हो गई, सारे के सारे OH मर गए। ये क्या है, ये है इंडिकेटर, ठीक। अब क्या है, हमने बाहर से 6 बूंदें गिराई और ये पता चल गया कि अंदर इसने 3 बूंदों को खा लिया है, अंदर यहां पर इसने बेस की 3 बूंदों को खा लिया है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि बेस की एक बूंद के अंदर कितने OH- मौजूद होंगे? तो यही है, यहां से जितने आएंगे वो दूसरे वाले को मार देंगे। यहां कितने थे, 6, कितनी बूंदें थी, 6 बूंदें, सब में कितने H+ थे, 3, यानी 15H+ थे। इनकी लड़ाई हुई, ये ज्यादा पावरफुल है, सामने अगर इतने मिल गए तो उनको मार डालेंगे। यानी यहां पर कितनी बूंदें हैं, 6 बूंदें, 3 बूंदें, यानी हर एक बूंद में कितने H+ आ रहे होंगे, इसका आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। कैसे? 3 × नंबर ऑफ OH बराबर कितना करना है हमको, अच्छा ये 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे यार, समझ में आ रही मेरी बात? तो अपन तो ऐसे ही चलते, इधर 18, यानी इसकी हर बूंद में OH- की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 6 OH- यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल तरीका हुआ, लेकिन अब आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसको हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के लिए ये बूंद हो सकती है, किसी के लिए बूंदी हो सकती है, किसी के लिए बूंदा हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जो बूंदे हैं उन बूंदों को कहा गया V, जो इसके अंदर H+ हैं उनको कहा गया M। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। जो बूंदे हैं उसको कहा गया ये, बराबर
दूसरे के अंदर V पता है हमको, हम इसके अंदर पर बूंद के अंदर कितना हमारा OH माइनस मौजूद है हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी को आगे एक्सटेंड किया जाता है n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, याद है आपको, जिससे आता है क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मुझे 1-2 दिन चाहिए होगा, मैं इसको पूरा आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कहानी से भटक जाऊंगा, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा अब नहीं बात कर रहा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो। अब यहां क्या हुआ, एक रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन में क्या किया गया, KMnO4 का वॉल्यूम दिया गया, इनिशियली T इक्वल टू 0 पर V0 है, T इक्वल टू T पर वो VT है। मतलब हम कर क्या रहे हैं बच्चों, हम कर ये रहे हैं कि हमने यहां से, ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये हमने क्या किया, एक रिएक्शन चल रही थी ऐसे, इसमें शुरुआती T इक्वल टू 0 पर एक रिएक्शन एक कंटेनर में चल रही थी, H2O2 डिकम्पोज हो रहा था। ठीक है, H2O2 डिकम्पोज हो रहा था, हमने शुरुआत में T इक्वल टू 0 पर इसके निकाले कितने ml, 5 ml। T इक्वल टू 0 पर इसके निकाले कितने ml, 5 ml। इसको ले गए, इधर रखा हमने ये 5 ml H2O2, ऊपर से हम मिला रहे हैं क्या, KMnO4। ठीक है, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, और जब वो H2O2 से रिएक्ट करता है तो उसका पर्पल कलर जो है वो डिक्लराइज होता जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहां चल रही है। शुरुआत में T इक्वल टू 0 पर हमने 5 ml H2O2 लेकर आए, कितना भी निकाल सकते हो आप, 5 ml लेकर आए, उस पर हमने ऊपर से KMnO4 मिलाया और ये मेजर किया कि कितना वॉल्यूम KMnO4 का लग रहा है। देखो हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या चीज, K निकालने के लिए हमें चाहिए 1/T ln, ऊपर चाहिए क्या, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन। अभी यहां तो कोई गैस वैस का दिया नहीं, KMnO4 का दिया, अब कुछ रिलेशन तो बनाना पड़ेगा। तो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट T इक्वल टू 0 और H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट T इक्वल टू T, ये दो चीजें हमको चाहिए। ठीक है, अब मैं H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट T इक्वल टू 0 कैसे निकालूंगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां मान लेते हैं H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पर ही बात कर रहे हैं, T इक्वल टू 0 पर ये है H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई V, अभी ऊपर देखा आपने V, M इंटू V, समझ में है, इतना ml, मल्टीप्लाई बाई इसका x का फैक्टर, कुछ भी मान लो, अभी नहीं पता हमको, कुछ भी मान लो, N1 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसकी मोलरिटी आपको नोन है, ये तो आप खुद लेकर आए हो, इसका वॉल्यूम आपको पता है, M आपको पता है, इसका V पता है, इनिशियल टाइम T इक्वल टू 0 पर इतना है, और मान लेते हैं इसका N फैक्टर कितना है, ये आपका N2 है। ये पहली इंफॉर्मेशन पता चली। देखो बच्चों, ये T इक्वल टू 0 पर कहानी पता चल गई, ये हम बता रहे हैं आपको कि टाइट्रेशन कैसे हो रहा है, बोल तो मैं एक शब्द में सकता था, लेकिन पूरा सेटअप समझो कि कैसे हो रहा है, ये चीज आगे काम आएगी। अच्छा, जब आप थोड़ी देर बाद, अब ये रिएक्शन हुई, आगे चली, H2O2 डिकम्पोज हुआ, अब हमने आफ्टर टाइम T, ये शुरुआत में 5 ml निकाला था एट T इक्वल टू 0 पर, अब रिएक्शन हुई 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 और उसमें क्या हुआ, H2O2 का अमाउंट जो है वो कम होता चला गया, और वो कौन सी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर से 5 ml फिर बाहर निकाला, 5 ml फिर H2O2 का बाहर निकाला एट T इक्वल टू T। अब जाहिर सी बात है, क्या आपको लगता है कि पहले जो हमने 5 ml निकाला था और अब जो 5 ml निकाला है, दोनों में KMnO4 सेम लगेगा? नहीं, अब H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और वही हमको निकालना है। तो अब हम इसको भी कैसे निकाल सकते हैं, सेम तरीका, H2O2 एट T, 5 ml लिया, वॉल्यूम N1 का फैक्टर वही है, इसका ये, अब हमने जो निकाला वो क्या निकाला, VT इसको मिलाया होगा, VT की वैल्यू कम होगी, ठीक है, इनटू N2।
अब देखो जरा, इन दोनों एक्सप्रेशन से सारे लफड़े खत्म हो गए। ठीक है, देखो मैंने कहा ना एक शब्द में हो सकता था, लेकिन पता चलना जरूरी है। तो यहां से अब हम के का एक्सप्रेशन क्या निकाल सकते हैं, जरा देखो, 1/t ln, ऊपर क्या करोगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू 0 पर। देखो ये सारे टर्म दिस डिवाइड बाई आ जाएगा 5 ml n1, और इसमें भी 5 ml n1, ऊपर नीचे m ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। दोनों का डिवीजन करो जरा सा, ये सब टर्म कट जाएंगे, ये सब उड़ जाएगा। यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते थे क्या, v नॉट बाई वी टी। ठीक है। तो सर जब हम यहां पर v नॉट बाई वी टी ही लिखना था तो इतना टिटिम्ब क्यों किया? नहीं देखो बच्चों, हो सकता है कि यहां जो रिएजेंट मिलाया जाए वो तीनों से रिएक्ट कर रहा हो, तीनों के लिए उसकी रिएक्शन हो रही हो, कुछ तो भी दिया जा सकता है। तो उस वक्त हम फंस जाते। अगर हमने ये सेटअप दिमाग में रखा और ये बेसिक आइडिया क्लियर है ना, तो हम फंसेंगे नहीं। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं, देखिए एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में सी में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। एक रिएजेंट लिया गया बाहर से, एक रिएजेंट लिया गया बाहर से जिससे इस पूरी रिएक्शन में टाइट्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, कहा क्या गया देखो, इफ ऑल ए बी एंड सी रिएक्टेड विथ रिएजेंट जिनके एन फैक्टर ए बी सी के एन फैक्टर कितने दिए गए हैं, 1:2:3 विद द रिएजेंट। ठीक है, तो आपसे कहा गया है के की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ टी n1 n2। मोल्स ऑफ रिएजेंट कितने लिए गए, ये लिए गए इतने एट टी इक्वल टू 0 पर। अब देखो जरा सा, अगर आपको टाइट्रेशन वाली कहानी दिमाग में है तो आप काम कर लोगे। कैसे? देखो फिर से, रिएक्शन शुरुआत हुई, हमने कहा यहां पर चल रहा है, इसके मान लो शुरुआत में ए मोल है, इसके 0, इसके 0। शुरुआत में तो कुछ रिएजेंट लिया ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रिएक्शन आगे बढ़ी, a माइनस एक्स, ठीक है, ये बना x, ये बना x। ये t इक्वल टू टी की कहानी है, सॉरी t इक्वल टू 0 की कहानी है, ये t इक्वल टू टी की कहानी है। अच्छा, अब t इक्वल टू टी पर ये जो रिएजेंट आ रहा है वो किससे किससे रिएक्ट कर रहा है, तीनों से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां, अब हम यदि एक इक्वेशन बनाना चाहें तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, जरा देखो। ये क्या है, मोल्स हैं। ठीक है, a माइनस एक्स, इसके मोल मल्टीप्लाई बाई इसका एन फैक्टर कितना है 1, ये आ गए इसके इक्विवेलेंट, प्लस x मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गए दूसरे वाले के। ठीक, यानी किसके, b के, प्लस x मल्टीप्लाई बाई 3, x मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गए किसके, तीसरे वाले के। समझ में आ रही मेरी बात? या इसको आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा और मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं। देखो सबके सब एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे। ठीक है, सबके सब एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, तो आप क्या करते हो, एम वी ये करते हो ना, तो एम क्या हो गया इसका, ये हो गया ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने इसका क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन, यानी वॉल्यूम मान लो 1 लीटर ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई एन का फैक्टर कितना है 1। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, एन मल्टीप्लाई एन, इसका है वी। सब कुछ वॉल्यूम तो सब में सेम ही है, दिस डिवाइड, ये मोल ले लोगे तो सब कट जाएंगे। मतलब सर कहना क्या चाहते हो,
अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बाद में ज्यादा बोलना पड़े इससे अच्छा मैं अभी ज्यादा बोल लूँ तो सही है। ये इनिशियल t इक्वल टू जीरो पर इसका ये मोल है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, ठीक है। रिएक्शन हुई, ये हुआ। अब मैंने कहा कि जब t इक्वल टू इस पर बात कर रहे हो तो ये इसका मोल है, ठीक है। मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये इसका क्या आ गया, कांस्टेंट। पूरा कंटेनर तो एक ही है, मोल डिवाइड बाय क्या आ गया, वॉल्यूम, ये आ गई मोलरिटी। मल्टीप्लाई बाई एम आ गया, मल्टीप्लाई बाई इसका एक्स का फैक्टर कितना हो गया, 1, ये आ गया एन। मल्टीप्लाई बाई वी, ये क्या आ गया, N1V1 प्लस, दूसरे वाले के लिए देख लो, एक्स डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वी, ये दूसरे वाले का N1V1 आ गया, प्लस तीसरे वाली जगह पर देख लो x मल्टीप्लाई डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई वी, ये सबके क्या आ गए, N1V1 N2V2 N3V3, ये सब आ गए। सबके साथ रिएक्शन हो रही है, बराबर क्या हो जाएगा, जो रिएजेंट है जिसका आपको मोल्स दिया गया है, ये है N1, ठीक। मोल डिवाइड बाई, ये भी इसी कंटेनर में प्रेजेंट है, डिवाइड बाई क्या हो गया, V, ठीक। मल्टीप्लाई बाई, यहां पर क्या कर दो, अब इसका ये आ गया क्या, मोल्स आ गए। मल्टीप्लाई बाई इसका n का फैक्टर, हमने कहा इसका x का फैक्टर जो है वो मान लो p है, ठीक। मल्टीप्लाई बाई v, ये सबकी वैल्यूज आ गई, ठीक है, सबकी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब यहां पर यदि हम देखें तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगी बहुत आसान, जो हम पहले कर रहे थे वही तो है, लेकिन चलो ठीक है, ठीक। यानी ये वैल्यू जरा देखो क्या आ गई, a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x बराबर किसका, कितना आ गया, N1p, इसका x का फैक्टर आ गया। यानी यहां से जो रिलेशन आ रहा है हमारा वो क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। अच्छा, एक इक्वेशन और बन जाएगी, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये जीरो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। यानी अब की क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, a मल्टीप्लाई बाई 2, अब मैं छोटे बना रहा हूं, प्लस a मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर N2 इंटू p, ठीक है। यानी यहां से आ गया 5a, 5a बराबर N2 इंटू p, ठीक। एक a की इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल गई। क्या हम यहां पर, एक सेकेंड, यहां, ठीक है, N2 इंटू पी, ठीक है। अब हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन को जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या आ रहा है। यहां से आ गया 5, 5 और ये यानी a प्लस 4x इक्वल टू N1 इंटू पी, यानी यहां से 4x बराबर आ गया N1p माइनस a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, N2p बाई 5, यानी x आ गया कितना, ये आ गया 5 N1 माइनस N2 डिवाइड बाई 5, और पूरे के बाहर क्या हो गया p, ये 4x की वैल्यू आ गई। अरे समझ में आ रहा है ना, आप खुद से सॉल्व करना। x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1/4, इधर आ गया 5N1 माइनस N2 बाई 5, इधर आ गया p, ये x आ गया। x पता चल गया, ऊपर से हमको क्या पता चल गया है, a पता चल गया है, ठीक है। क्या हम इन दोनों की वैल्यूज अब रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लग रहा है बड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल सिंपल वाला, ln ऊपर आ जाएगा N2p बाई 5, ए आ गया, नीचे आ जाएगा क्या, N2p बाई 5 ए माइनस 1/4 5N1 माइनस N2 बाई 5, इधर आ गया p, p तो सब कट गए, ठीक है।
अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो आप कि क्या आ रहा होगा 1/t ln, और इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ ऊपर और नीचे वाले टर्म क्या आ रहे होंगे और आपके हिसाब से इस ऑप्शन में क्या चीज मैच कर रही होगी, इन चारों में क्या चीज मैच कर रही होगी। ठीक है, जल्दी से इसको बताओ। इसके बाद मैं यहां पे एक छोटा सा नोट लिखता हूं। ये छोटा सा नोट है एक चीज के बारे में, और वो चीज ये है कि सम टाइम ऑर्डर में अल्टर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, यहां पर मैं क्या बात करना चाह रहा हूं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी कभार आपका ऑर्डर जो है अल्टर हो जाता है। मतलब यहां पर बात करना चाह रहा हूं मैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, इसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन ये बहुत बढ़ जाएगा, आप चिल्लाओगे।